नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का जामुन का पेड़। तो ये चैप्टर जामुन का पेड़ हम अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर चुके थे और इस पाठ में हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें पढ़ ली थी। तो ये पाठ जो है जामुन का पेड़, ये कृष्ण चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ में मैं जैसे कि आपको बताया ये जो चैप्टर है ये जामुन के पेड़ के नाम से है, लेकिन इसमें जो चीजें हैं कि कैसे जो काम काज होता है उसको किस तरह से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। और आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो एक सरकारी सेक्रेटरीट का जो एक सेक्रेटरीट की जो बिल्डिंग है उसके पास में एक जामुन का पेड़ तेज आंधी से गिर गया है। तो तेज आंधी आई रात को और वो जामुन का पेड़ गिर गया। जामुन का पेड़ गिर चुका था। जब सुबह हुई तो सुबह माली दौड़ता हुआ वहां पर आया और उसने देखा जामुन का पेड़ गिरा हुआ है और उसके नीचे एक व्यक्ति जो है वो दबा हुआ है। तो जब उसने देखा कि वहां पर उसके नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ है तो वो भाग कर गया। उसने क्लर्क को बुलाया। क्लर्क ने जो एक तरह से वहां के माली ने चपरासी को बुलाया। चपरासी ने क्लर्क को बुलाया। क्लर्क ने जो वहां के बड़े जो अधिकारी हैं उनको बुलाया। और धीरे 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 फिर ये बात जो है पूरे एक तरह से सभी कार्यालयों में फैल गई। और उसके बाद यहाँ पर निर्णय लिया गया, क्योंकि जामुन का पेड़ गिरा है और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जामुन का पेड़ जो है वो एक फलदार वृक्ष है। क्या है? फलदार वृक्ष है। और क्योंकि ये एक फलदार वृक्ष है तो इसकी जो पूरी एक तरह से जिम्मेदारी जाती है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जाती है। यानी कि जो सुप्रीडेंट थे वहां के, उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो एग्रीकल्चर विभाग को जाती है। लेकिन एग्रीकल्चर ने कहा क्योंकि ये जामुन का पेड़ है, एक फलदार वृक्ष है, तो इसकी जो पूरी फाइल है वो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को जाएगी। पूरी जो फाइल है वो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को जाएगी, क्योंकि ये एक फलदार वृक्ष है। यहाँ पर केवल फलदार वृक्षों के बारे में ही बात की जाती है। तो इस तरह से जब यहाँ पर पेड़ को कई लोग जो है उसको पेड़ को हटाकर उस आदमी को निकाल लेना चाहते थे, उस व्यक्ति को बाहर निकाल लेना चाहते थे, लेकिन वहां पर कई लोग जो है उसके विपक्ष में थे। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पर सुप्रीडेंट जो है वो कहते हैं कि मैं अंडर सेक्रेटरी के पास जाता हूँ। अंडर सेक्रेटरी जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं। और इस तरह से फिर चीफ सेक्रेटरी आपके जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी आपके डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहते हैं, और डिप्टी सेक्रेटरी जो है अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहते हैं, और अंडर सेक्रेटरी आपके सेक्रेटरी से कुछ कहते हैं, और मामला जो है फाइलों में चलने लगता है। यानी कि सारी चीजें जो है फाइलों के द्वारा चलती रहती है। यानी कि एक के विभाग के बाद दूसरे विभाग, दूसरे विभाग के बाद तीसरे विभाग, तीसरे विभाग के बाद जब हार्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है वहां पर ये फाइल चली जाती है, तो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहता है कि ठीक है, माना कि जामुन का पेड़ फलदार है, लेकिन क्योंकि इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है, ये जो पेड़ है ये सेक्रेटरीट में गिरा है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है सेक्रेटरीट के लोगों की है। यानी कि पूरी जिम्मेदारी सेक्रेटरीट की है। यानी कि इसको जो सेक्रेटरीट के लोग हैं वही इसको देखेंगे, वही इसका काम करेंगे। तो उसके बाद
जब देखिए जब हार्टिकल्चर में ये पूरा मामला जाता है तो हार्टिकल्चर के जो एक तरह से वहाँ के सेक्रेटरी होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो एक शायराना अंदाज में एक तरह से एक साहित्य प्रेमी वो होते हैं और एक बिल्कुल इस तरह से बात को लिखते हैं कि हम आज के समय में जब हम पेड़ लगाने के नारे दे रहे हैं तो इस तरह से पेड़ों को गिराया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, तो वो इस पेड़ को काटने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देते हैं। उसके बाद जब सारी चीजें हो रही होती है तो वहां पर जो आदमी पेड़ के नीचे दबा पड़ा है उसके चारों ओर पुलिस लग जाती है, क्योंकि ये मामला जो है एक तरह से फाइलों में उलझा हुआ है कि कहीं कोई आकर उस आदमी को उठा ना दे, उस पेड़ को आकर उठा ना दे। तो ये पूरा मामला जो है एक तरह से गंभीर हो जाता है और उस पेड़ के चारों तरफ पुलिस लग जाती है। और उसी समय एक पुलिस वाले को दया आती है और वो चपरासी से कहता है कि इस व्यक्ति को खाना खिला दिया जाए। तो उसे खाना खिला दिया जाता है और इस तरह से फिर उसकी उस पर बात की जाती है, उस पर काम किया जाता है और धीरे धीरे जो है ये सारी चीजें चलती रहती है, धीरे धीरे सारी बातें चलती रहती है। और वो जो आदमी है वो बहुत ज्यादा परेशान होकर, दुखी होकर एक लाइन बोलता है, यानी कि जो माली होता है वो उससे कुछ कहता है तो माली उसको एक लाइन बोलता है और जो माली है या चपरासी है वो पूछता है कि क्या तुम कवि हो? तो वो कहता है हाँ। तो इस तरह से वो अपने जो बाबू या क्लर्क को बुला कर लेकर आता है और वो यहाँ पर वो कहता है कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुम खबर होने तक, यानी कि खाक हो जाएंगे हम तुम्हारी खबर होने तक। यानी कि जब वो कहता है कि तुम मेरे साथ माना कि तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगे, लेकिन मैं तो तब तक एक तरह से खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, जब तक तुम मेरी खबर लोगे या जब तक मुझे बाहर निकालोगे। तो फिर माली बहुत ज्यादा अचंभा उसे होता है, वो उससे कहता है कि क्या तुम शायर हो? और दूसरे दिन चारों तरफ ये सारी बातें फैल जाती हैं और उस आदमी को देखने के लिए, यानी कि वहां पर एक कवि सम्मेलन सा माहौल हो जाता है, वहां पर कवि सम्मेलन सा माहौल एक हो जाता है। और इस तरह से जब दूसरे दिन जो सेक्रेटरी होता है वो भागा भागा फिर जाता है साहित्य अकादमी और केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, ये बात उसे बताता है। और इसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें चलती रहती हैं। कोई बोलता है कि इसको पेड़ को ना काट कर आदमी को बीच से काट दो, फिर इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा दो। और फिर क्योंकि ये जो फिर पूरा मामला है ये एक तरह से मेडिकल डिपार्टमेंट को चला जाता है। तो एक तरह से बहुत सारी बातें यहाँ पर होती हैं अलग अलग तरह की। तो क्या कुछ होता है आगे, हम एक बार उसको देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए जो आदमी है वो अभी तक पेड़ के नीचे दबा हुआ है, अभी तक पेड़ के नीचे दबा हुआ है। और देखिए जब यहाँ पर जो सेक्रेटरी है, दूसरे दिन सेक्रेटरी जो है देखिए वो कहता है कि मैं पेड़ के नीचे दबा हुआ हूँ और मुझे निकालिए, क्योंकि वो ये कहता है कि तुम कितना बड़ा कवि और ऐसी अंधेरी और गुमनामी में दबा पड़ा है। तो वो कहता है मैं गुमनामी में नहीं, पेड़ के नीचे दबा हूँ, मुझे पेड़ के नीचे से निकालो। तो वो कहता है अभी मैं बंदोबस्त करता हूँ। तो वो क्या बंदोबस्त करता है, देखिए वो करता है, वो साहित्य अकेडमी जाता है और अपनी केंद्रीय शाखा का उसको मेंबर चुन लेता है और चुनाव पत्र भी दे देता है। तो वो कहता है कि मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। और उसकी सांसें भी बड़ी मुश्किल से चल रही थी, बड़ी मुश्किल से उसकी सांसें चल रही थी और मालूम हो रहा था कि अब वह घोर पीड़ा और दुख में है। यानी कि एक तरह से बहुत ज्यादा दर्द उसे हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन उसे हो रहा है, वो बहुत ज्यादा दुख में है। लेकिन सारी चीजें उसे की जा रही है, उसे खाना खिलाया जा रहा है, उसको पानी पिलाया जा रहा है, उसको एक तरह से साहित्य अकादमी का मेंबर तक चुन लिया गया है, लेकिन उसको पेड़ के नीचे से नहीं निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी है वो कहता है यह हम नहीं कर सकते, यानी कि हम आपको पेड़ से के नीचे से नहीं निकाल सकते हैं। सेक्रेटरी ने कहा और जो हम कर सकते थे वह हमने किया। सेक्रेटरी ने अभी तक कहा कि अब हम तुम्हें पेड़ के नीचे से नहीं निकाल सकते, जो हम कर सकते थे वो हमने अभी तक कर दिया।
तो उसने कहा बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, यानी कि तुम अगर इस पेड़ के नीचे दबकर मर जाते हो तो हम तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें निकाल नहीं सकते, और अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं, यानी कि तुम्हारी बीवी को एक तरह से वजीफा दे सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, कवि ने रुक रुक कर कहा, और मुझे जिंदा रखो। उसने कहा मैं अभी जीवित हूँ और बस मुझे जिंदा रखो, इतना ही काम करो। तो उसने कहा मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। अब जो कल्चरल डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी वहां पर आया था, जिसने उसको साहित्य अकादमी का मेंबर चुना था, तो वो हाथ मलते हुए उसके सामने कह रहा है कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, यानी कि हमारा पेड़ काटने का मामला कलम और दवात से नहीं है, क्योंकि वो साहित्य अकादमी का मेंबर है। वो कहता है कि पेड़ काटने का जो मामला है वो कलम और दवात से नहीं है, आरी और कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। तो वो कहता है कि अब तुम्हारी फाइल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाएगी, क्योंकि इस पेड़ को काटने का या तुम्हें निकालने की जो भी जिम्मेदारी है, पेड़ को हटाने की, अब वो सारी जिम्मेदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे। तो शाम को माली आया, उसने बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आएंगे और इस पेड़ को काट देंगे और इस तरह से तुम्हारी जान बच जाएगी। और माली बहुत खुश था, इस बात से माली बहुत खुश था, और लेकिन दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। अब धीरे धीरे जो दबा हुआ आदमी था उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता जा रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़ रहा था, यानी कि उसका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब था। एक, क्योंकि इतने दिनों से वो पेड़ के नीचे दबा हुआ है और बिल्कुल ठंड में, बारिश में, गर्मी में वो वहीं पर पेड़ के नीचे दबा है, उसको उसी हालत में खाना खिलाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है। तो वो अपनी जिंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए वो लड़ रहा था और वो किसी न किसी तरह से जीवित रहना चाहता था, यानी कि वो अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए जीवित रहना चाहता था। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया, क्योंकि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आए तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया, क्योंकि मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए। विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह है कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोना राज्य के प्रधानमंत्री सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। तो वो कहते हैं कि अब जो विदेश विभाग है वहां से ये एक तरह से सूचना आई, वहां से ये आदेश आया कि इस पेड़ को ना काटा जाए, क्योंकि पिटोनिया राज्य के जो प्रधानमंत्री थे वो जब यहाँ आए थे पिछले साल, कुछ साल पहले, तो तब उन्होंने इस सेक्रेटरीट के लॉन में इस पेड़ को लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे, कि पिटोनिया देश के प्रधानमंत्री द्वारा लगाया गया पेड़ काट दिया गया है। इससे क्या होगा कि हमारे संबंध जो है पिटोनिया सरकार से हमेशा के लिए बिगड़ सकते हैं, हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। मगर एक क्लर्क जो था वो थोड़ा सा चिल्लाया कि मगर एक आदमी की जान का सवाल है, क्योंकि वो एक क्लर्क है, वो चिल्लाया कि ये एक आदमी की जान का सवाल है। तो देखिए दूसरी ओर दो राज्यों के संबंध का सवाल है। अब देखिए एक आदमी चिल्लाया कि ये तो किसी आदमी की जान का सवाल है, अब तुम्हें पेड़ की पड़ी है लेकिन उसके नीचे दो आदमी इतने दिनों से दबा हुआ है, उसे क्यों नहीं निकाला जा रहा है। और दो राज्यों के संबंधों
दो राज्यों के और दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है। यानी कि एक आप कह रहे हो कि एक आदमी की जान का सवाल है और कह रहे हो कि दूसरे राज्यों के एक तरह से संबंधों का सवाल है, दूसरे दो राज्यों के। तो दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया और कहा, यह भी तो समझो कि प्रिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। प्रिटोनिया सरकार जो है वो हमारी राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता के खातिर एक आदमी का जीवन बलिदान नहीं कर सकते? कि प्रिटोनिया सरकार जो है वो कितनी ज्यादा हमारी हेल्प करती है, हमारी सहायता करती है, तो हम सरकार के खातिर क्या एक आदमी का जीवन नहीं बलिदान कर सकते, एक आदमी का जीवन नहीं दे सकते? तो कवि को मर जाना चाहिए, निसंदेह। यहाँ पर कवि को मर जाना चाहिए, तो वो कहता है निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं और आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही हम सबको स्वीकार होगा। तो अंडर सेक्रेटरी जो थे उन्होंने सुप्रीडेंट को बताया कि आज शाम को प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे से वापस आ रहे हैं, आज सवेरे आ गए हैं और शाम को 4 बजे विदेश विभाग इस फाइल को लेकर उनके पास जाएगा और फिर जो भी फैसला वो इस बारे में देंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा, चाहे वो किसी भी तरह का फैसला दें। फिर शाम के 5 बज चुके थे। सुप्रीडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया, वो कवि की फाइल लेकर उसके पास आया और कहा, सुनते हो? आते ही खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। यानी कि वो विदेश विभाग जो है वो कहता है कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने की जिम्मेदारी, इस पेड़ को काटने की इजाजत दे दी है, हुक्म दे दिया है और जो भी विदेश विभाग से इस घटना का जो भी बात होगी विदेश विभाग से, वो सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से मुक्त छुटकारा पालोगे। और वो कहते हैं कि कल इस पेड़ को काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा पालोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। सुनते हो? आज फाइनली तुम्हारी फाइल जो है वो पूर्ण हो गई। मगर जब उसने उसका हाथ हिलाया तो कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव चींटियों की तरह लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी, उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। तो इस तरह से यहाँ पर एक जो पूरी यहाँ पर बात हमने शुरुआत में बताई थी कि किस तरह से एक संवेदनहीन इनको कह सकते हैं कि हीनता इनके अंदर आ जाती है। और कैसे देखिए 4-5 दिन उस व्यक्ति को उसके नीचे दबे हुए हो गए हैं और उसने काफी संघर्ष किया अपने जीवन के लिए। चाहे तो उस व्यक्ति की जान आसानी से बच सकती थी, वो व्यक्ति बच सकता था अगर इतनी सारी चीजें नहीं की जाती, इतनी सारी बातें जो है नहीं की जाती। तो देखिए यहाँ पर अंत में क्या होता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके बाद लास्ट में जो मेन पार्ट था कि प्रधानमंत्री तक इस बात को लेके जाया गया और उसके बाद विदेश विभाग से बात की गई और उसके बाद जब लास्ट में पेड़ को काटने की जिम्मेदारी दे दी गई तो एक तरह से हुक्म दे दिया गया। तो उस टाइम पे उस व्यक्ति ने अपना संघर्ष जो है उसका वो संघर्ष खत्म हो चुका था, वो जीवन के लिए जो संघर्ष कर रहा था वो संघर्ष उसका समाप्त हो चुका था। आज उसके स्वयं के जीवन की फाइल जो है हमेशा के लिए बंद हो गई थी। अब कोई फैसला उसके जीवन पर नहीं होगा, कोई भी नया एक तरह से अध्याय उसके जीवन में नहीं आएगा। आज पूरी तरह से उसके जीवन की फाइल भी समाप्त
हो गई है। देखिए कुछ बोध प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो बोध प्रश्न यानी कि आपने इस कहानी से कितना सीखा। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। दबा हुआ आदमी एक कवि है, ये बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए आपने चैप्टर को ध्यान पूर्वक पढ़ा है, ध्यान पूर्वक समझा है, तो आपको क्लियर है कि दबा हुआ आदमी एक कवि है। ये सब पता चला जब माली उस व्यक्ति को खाना खिला रहा था, उस व्यक्ति से बात कर रहा था कि शायद तुम्हारी फाइल के बारे में जो फैसला है वो कल हो जाएगा। तो उस टाइम पे वो वहां पर एक शायरी सुनाता है। वो कहता है कि क्या होगा कि आप तब मेरी सुध लोगे जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि जब मैं समाप्त हो जाऊंगा। तो इस तरह से वहां पर जो माली होता है उसको पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कवि है और वो चपरासी को बताता है और चपरासी सुपरिटेंडेंट को बताता है। और इस तरह से एग्रीकल्चर के पास जब ये बात जाती है तो एग्रीकल्चर कहता है कि हम तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, पर मुझे लगता है कि ये फाइल केवल और केवल कल्चरल डिपार्टमेंट को जानी चाहिए। और इस जानकारी के मिलते ही फाइल की यात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि वो कल्चरल डिपार्टमेंट में जाती है और उसके बाद वो विदेश विभाग में जाती है और उसके बाद वो प्रधानमंत्री के ऑफिस जाती है, यानी कि फाइल की यात्रा जो है और ज्यादा लंबी हो जाती है। फाइल को घुमाने का जो टाइम है वो और भी ज्यादा आगे बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, अगर ध्यान पूर्वक सुना होगा, चैप्टर को ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा तो आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए। देखिए कृषि विभाग ने कहा कि कृषि विभाग तो बीज के लिए या खदानों के लिए या इस तरह की चीजों के लिए आपका काम करता है, लेकिन क्योंकि जामुन का पेड़ जो है एक फलदार वृक्ष है और इसीलिए इसका पूरा जिम्मा उद्यान विभाग यानी कि हार्टिकल्चर को सौंपना चाहिए। फलदार वृक्षों की जिम्मेदारी वही लेता है, चाहे कोई भी फलदार वृक्ष हो। और जो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है वो बीजों से संबंधित, अनाज से संबंधित चीजों का एक तरह से निर्णय करता है। तो इसीलिए कृषि विभाग ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंप दिया। अगला प्रश्न है, इस पाठ से सरकारी कार्यालयों में कार्य के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो मुझे लगता है काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई हैं कि कैसे जो सरकारी कार्यालयों में कार्य किया जाता है, यानी कि वहां पर बात की असली जड़ को नहीं समझा जाता, किसी भी व्यक्ति की परेशानी को नहीं देखा जाता, यानी कि एक तरह से संवेदनहीनता यहाँ पर दिखाई जाती है। कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी समस्या किसी व्यक्ति को हो तो सभी अपनी जिम्मेदारियों से किस तरह से पल्ला झड़ जाए, किस तरह से एक तरह से उनको कोई काम ना करना पड़े, उनके ऊपर कोई बात ना आए, तो इस तरह से हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारियों से हाथ झटकना चाहता है और हर एक जिम्मेदारी को दूसरे के ऊपर थोपना चाहता है। अगला प्रश्न है, इस कहानी के 2 अन्य शीर्षक सुझाइए। तो ये तो आपके लिए होमवर्क है। इस कहानी से संबंधित कुछ अन्य शीर्षक जो है वो आप यहाँ पर सुझा सकते हैं। कुछ अन्य शीर्षक जो है आप यहाँ पर बता सकते हैं इस कहानी से संबंधित। तो देखिए चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। जामुन का पेड़ इस चैप्टर का शीर्षक है और आप चाहे तो इस कहानी के कुछ और, क्योंकि जामुन का पेड़ जो शीर्षक है वो पेड़ के ऊपर है, लेकिन काफी कुछ चीजें इसके अंदर है, तो उनके आधार पर आप यहाँ पर 2 और अन्य शीर्षक सुझा सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। इसके लिए आपको चैप्टर को एक बार और घर पर पढ़ना होगा और उसके बाद आपने यहाँ पर चीजों को समझना होगा। तो देखिए अब यहाँ पर हमने चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब हम पाठ से जुड़े अभ्यास के जो प्रश्न हैं उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
तो चलिए पाठ अभ्यास के प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि चैप्टर को अगर पढ़ लिया है तो अभ्यास के प्रश्नों को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ के साथ जो आपको जरूरी चीजें, जरूरी बातें आपको लगती है। बाकी आप जुड़ा हुआ जो इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो आप अपने चैप्टर को घर पर एक बार पढ़कर खुद से ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा पाठ से, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, ये संवाद किस प्रसंग में आए हैं। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, ये प्रसंग किस संवाद में आए हैं। देखिए जब ये पूरी बात आपकी माली से चपरासी, चपरासी से सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से आपका एक तरह से जो आगे डिप्टी सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, और इस तरह से सेक्रेटरी के पास जब जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास, उनको जब ये बात पता चलती है तो चीफ सेक्रेटरी पहले इस तरह से बातें कहते हैं कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, इसके जामुन मेरे बच्चे कितना चाव से खाते थे, कितना प्रेम से खाते थे। तो इस तरह से वो कुछ बातें यहाँ पर कहते हैं। अगला है, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। पहला तो यहाँ पर क्लियर कर लिया हमने, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। देखिए इससे लोगों की जो स्वार्थी मानसिकता है कि अपने स्वार्थ के लिए वो सोच रहे हैं, केवल जामुन के पेड़ के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो उसके नीचे दबा हुआ है। तो वो कहते हैं इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। और यहाँ पर जो दूसरा यहाँ पर बताया है कि स्वार्थी मानसिकता का पता चलता है। लोग बहुत ज्यादा स्वार्थी है, संवेदनहीन है, संवेदनाएं उनके अंदर नहीं है, वो एक तरह से नहीं सोचते, दूसरों के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ाव नहीं रखते हैं, दूसरों की एक तरह से संवेदनाओं को नहीं समझते हैं, किसी के दुख को नहीं समझते हैं, केवल स्वार्थ उनके अंदर है। अगला प्रश्न है, दबा हुआ आदमी एक कवि है। ये क्लियर किया था अभी कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। तो अभी क्लियर किया था कि जब माली उस व्यक्ति के पास खाना लेकर गया था, जो माली है उस व्यक्ति के पास खाना लेकर गया था, तो उस समय पर उस व्यक्ति ने शायराना अंदाज में एक पंक्ति उससे कही थी। तो जब माली ने उस व्यक्ति की वो पंक्ति सुनी तो उसने पूछा कि क्या तुम शायर हो, और उसने ये बात जाकर चपरासी को बताई, चपरासी ने क्लर्क को बताई, क्लर्क ने सेक्रेटरी को बताई, और तब ये जो पूरी बात थी ये पूरे एक तरह से हर जगह चारों तरफ ये बात फैल गई। और उसके सामने बिल्कुल जितने भी शहर भर के जितने कवि थे, जितने भी शायर थे, वो सब एकत्रित हो गए, यानी कि उसके पास कवि सम्मेलन का सा माहौल जो है जुट गया। और इससे फाइल की यात्रा पर यह असर हुआ कि उन्होंने कहा कि ये फाइल ना तो एग्रीकल्चर से जुड़ी है, ना ही हार्टिकल्चर से जुड़ी है, ये तो एक कवि की फाइल है, तो ये कल्चरल डिपार्टमेंट से संबंध रखती है। और कल्चरल डिपार्टमेंट से फिर उसको साहित्य अकेडमी का एक तरह से साहित्य अकेडमी का उसको सदस्य चुन लिया जाता है, और उसके बाद फिर उसकी फाइल जो है आगे बढ़ती है, उसको फॉरेस्ट विभाग को दे दिया जाता है, और फॉरेस्ट विभाग से वो विदेश विभाग में जाती है, विदेश विभाग से वो सीधे प्रधानमंत्री के ऑफिस जाती है, यानी कि काफी लंबी खिंच जाती है उस व्यक्ति की ये फाइल। तो आगे नंबर 3 ये प्रश्न है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। तो ये भी मैंने अभी आप लोगों को क्लियर किया था कि कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर को सौंपने के पीछे तर्क दिया कि कृषि विभाग यानी कि एग्रीकल्चर विभाग जो है
वो तो केवल जो खदान होते हैं, अनाज होता है, बीज होता है, उसके रखरखाव और उसकी जानकारी रखते हैं या उसके बारे में काम करते हैं। जबकि हॉर्टिकल्चर विभाग जो है वो फलदार वृक्षों के बारे में जानकारी रखता है, फलदार वृक्षों के लिए काम करता है। उद्यान विभाग एक तरीके से इसको कहा जाता है। तो इसीलिए क्योंकि जामुन का वृक्ष एक फलदार वृक्ष है तो उसको हॉर्टिकल्चर में जाना चाहिए, उसकी फाइल वहीं पर जाकर क्लियर होगी। अगला प्रश्न है, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है। देखिए काफी सारे विभागों की बात यहाँ पर की गई है और पाठ में उनके कार्यों के बारे में क्या अंदाजा मिलता है। देखिए शुरुआत में जो बात की गई है वो सेक्रेटरीट से शुरुआत की गई है, उसके बाद एग्रीकल्चर विभाग की बात की गई है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर विभाग की बात की गई है, उसके बाद कल्चरल विभाग की बात की गई है, उसके बाद फॉरेस्ट विभाग की बात की गई है और उसके बाद विदेश मंत्रालय यानी कि विदेश विभाग की बात की गई है, उसके बाद प्रधानमंत्री ऑफिस की बात की है। तो इससे यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आपका एग्रीकल्चर विभाग होता है वो कृषि से संबंधित होता है, जो आपका हॉर्टिकल्चर विभाग होता है ये फलदार वृक्षों से संबंधित होता है, जो आपका कल्चरल डिपार्टमेंट होता है ये आपका साहित्य और कला से संबंधित होता है, जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो जंगलात या पेड़ पौधों से संबंधित होता है, जो आपका विदेश विभाग होता है वो विदेश से संबंधित जो हमारी बातें होती हैं, नीतियां होती हैं, उनसे संबंधित होता है, और पीएम ऑफिस यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस में ये सारी चीजें एक तरह से कंट्रोल वहां से की जाती है। तो इस तरह से काफी सारे विभागों के बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है और सभी के कार्यों के बारे में भी हमें यहाँ पर पता चलता है। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कुछ और प्रश्न है यहाँ पर जो आपके पाठ के आसपास से बताए गए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। यानी कि दो प्रसंग ऐसे आते हैं जहां पर लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों को यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग होता है। देखिए एक तो शुरुआत में ही जो क्लर्क होता है वो शुरुआत में ही कहता है, जो सेक्रेटरी होता है वो आपका क्लर्क होता है वो शुरुआत में ही कहता है कि इसको हम ऐसा करते हैं कि इस पेड़ को इस आदमी को सबसे पहले इस पेड़ के नीचे से निकाल देते हैं, ताकि वो फिर जब चपरासी कहता है कि हम इतने भारी पेड़ को कैसे हटाएंगे, तो वो कहता है कि 4-5 चपरासी और मिल जाएंगे, 4-5 क्लर्क और मिल जाएंगे, सारे मिलकर हम पेड़ को हटा देते हैं और दबे हुए आदमी को निकाल देते हैं। लेकिन तभी वहां पर जो सेक्रेटरी होता है तो वो कहता है कि वो जाकर वहां पर वो कहता है कि वो जाकर इस फाइल को ऊपर लेकर जाएगा, इस बात को चीफ सेक्रेटरी तक लेकर जाएगा, तभी इस बारे में कुछ फैसला किया जाएगा। तो पहली बार का संकल्प इस तरह से भंग हो जाता है। और दूसरी बार का संकल्प जब एक क्लर्क फिर से चिल्लाता है कि ये आदमी की जान के ऊपर बात है, यानी कि जब विदेश विभाग इस पेड़ को काटने से इनकार कर देता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये आदमी की जान का सवाल है, इसे काटा जाए। तो फिर से जो वहां पर जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि नहीं, कल जो प्रधानमंत्री हैं, जो आज प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे से वापस आ गए हैं, कल विदेश विभाग इस फाइल को उनके ऑफिस लेकर जाएगा और वहीं पर इस बात का फैसला होगा। तो इस तरह से दो बार जो है यहाँ पर उस व्यक्ति को के बारे में सोचा जाता है उसे निकालने का, लेकिन फिर भी उसे निकाला नहीं जाता। अगला प्रश्न है, कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा भी अंतर्धार है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ये कहना कहाँ तक युक्त संगत है कि कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। तो जाहिर सी बात है हास्य तो इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरह से बहुत ही चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश की है और एक तरह से
यहाँ पर हमें इसी से समझाने की कोशिश की है कि कैसे ये कामकाज किए जाते हैं। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति है, जो दिन प्रतिदिन अपने जीवन के लिए लड़ रहा है, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, वो कह रहा है कि बस मुझे बचा लीजिए, किसी भी तरह मुझे बचा लीजिए, क्योंकि जिस तरह से उसे प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि आपको साहित्य अकेडमी का मेंबर चुन लिया गया है और आपको हम निकाल नहीं सकते, अगर आप मर जाते हैं तो आपकी वाइफ को वजीफा दिया जाएगा, आपके बच्चों को सेफ्टी दी जाएगी। तो वो कहता है कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे को मेरा जीवन दान दे दो, मुझे इससे बाहर निकालो, क्योंकि वो काफी परेशान है, काफी दर्द उसको हो रहा है, काफी पेन में वो है। तो वो इसमें करुणा की भी झलक यहाँ पर दिखाई देती है। तो देखिए, इसी तरह से आप इसको आगे एक्सप्लेन करके अपना तर्क भी इस बारे में दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप माली की जगह होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? यदि अगर हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? देखिए, यदि आप माली की जगह होते तो देखिए, यदि हम माली की जगह होते, क्योंकि शुरुआत में ही ये सारी चीजें माली ने देखी थी, तो अगर हम माली की जगह होते तो शायद हम हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करते। हम हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है अगर करते तो क्यों, अगर नहीं करते तो क्यों। क्योंकि देखिए, जो सारे हमारे नियम आते हैं, मैं मानती हूं कि नियम जो है वो सबसे ऊपर होते हैं। नियम, जो भी हमारे नियम बनते हैं उसी से हमारी चीजें रेगुलर चलती हैं। अगर सब अपनी मनमानी करने लगे तो कोई भी चीजें रेगुलरली नहीं चलेंगी। तो अगर हम माली की जगह पे होते तो हम सबसे पहले जो इंसानियत, जो संवेदनाएं हमारे अंदर है, जो इंसानियत हमारे अंदर है, जो मानवीयता हमारे अंदर है, उसका प्रयोग करते और हम कुछ एक व्यक्तियों को इकट्ठा करते और सबसे पहले, भले ही हम उस जामुन के पेड़ के बारे में नहीं सोचते, लेकिन हम वो दबे हुए आदमी को जरूर बाहर निकालते और शायद उसके जीवन की रक्षा हम कर पाते। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। काफी सारी जो चीजें हैं इससे हमें पता चली, इस चैप्टर से काफी सारी बातें हमने यहाँ पर जानी इस पाठ से संबंधित। तो इस तरह से हमारे आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप घर पर इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कीजिए और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर घर पर नोट कीजिए अपनी कॉपी में। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।